क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू नेवर स्टॉप। होप आप सब अच्छे होंगे। सो पिछले दो क्लासेस में हमने पीओपी और ओओपी दोनों को इंडिविजुअली समझा। आज हम देखेंगे कि दोनों में एग्जैक्टली क्या फ़र्क है। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साइड बाय साइड डिफरेंसेस बना के रखा है। ठीक है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट है फोकस। पीओपी में पूरा प्रोग्राम फंक्शंस के अराउंड बना होता है। मतलब पहले सोचो मुझे क्या काम करना है और फिर हर एक काम के लिए एक फंक्शन बना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पूरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बना होता है। मतलब पहले सोचो मेरा प्रोग्राम में कौन सी रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं, जैसे स्टूडेंट, कार, बैंक अकाउंट, और फिर उनके लिए ऑब्जेक्ट्स बनाओ। सिंपल बोलूँ तो पीओपी कहता है क्या करना है, ओओपी कहता है कौन करेगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, प्रोग्रामिंग अप्रोच पे। पीओपी में टॉप डाउन अप्रोच होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मतलब प्रॉब्लम को ऊपर से नीचे तोड़ते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करो और एक के बाद एक एग्जीक्यूट करो। ओओपी में बॉटम अप अप्रोच फॉलो होता है। मतलब पहले छोटी छोटी चीज़ें बनाओ, लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, फिर उन्हें जोड़ के एक बड़ा प्रोग्राम बनाओ। जैसे पीओपी में पहले ब्लूप्रिंट देखो फिर काम करो। ओओपी में पहले एक एक ब्रिक बनाओ फिर घर बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेटा सिक्योरिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पीओपी में डेटा ओपन होता है। कोई भी फंक्शन प्रोग्राम के डेटा एक्सेस कर सकता है और चेंज कर सकता है। इसका मतलब कि डेटा सेफ नहीं है। ओओपी में क्या होता है कि डेटा इनकैप्सुलेट हो जाता है। डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर बंद होता है, बाहर से डायरेक्टली कोई टच नहीं कर सकता। इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। पीओपी में डेटा ऐसे हैं जैसे घर के सामान बाहर रखे हुए हैं, कोई भी उठा के ले जा सकता है। वही जगह ओओपी में डेटा ऐसे हैं जैसे लॉकर के अंदर बंद करके रखे हुए हैं। सिर्फ ऑथराइज्ड इंसान ही उन डेटा को ले सकता है या लॉकर खोल के डेटा ले सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। पीओपी में कोड रीयूज करना मुश्किल होता है। अगर कोई फंक्शन दूसरे प्रोग्राम में चाहिए तो उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मेसी हो जाता है। ओओपी में कोड रीयूज बहुत आसान है, इनहेरिटेंस की वजह से। एक बार एक क्लास बनाना पड़ता है हमें, फिर बाद बाकी क्लासेस को बस उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है, जिससे पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लासेस में आ जाते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी घर बनाने के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। अब उन स्टेप्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक किसी कागज़ पे नोट डाउन कर दिए। अब जिसे भी घर बनाना है वो सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वापस से बार बार लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उप्स, इसी तरह से काम करता है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, फिफ्थ पॉइंट। पीओपी रियल दुनिया को नेचुरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। फंक्शन और डेटा अलग अलग हैं, तो किसी रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। वही जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल दुनिया को बिल्कुल नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही होता है। जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, कार, फोन, सबकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके एक्शंस होते हैं। इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि आप एक डॉग को पीओपी में रिप्रेजेंट करो तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। वही जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिंपली एक डॉग क्लास बनाना पड़ेगा हमें, और उनका हम नेम, ब्रीड को एज अ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, और बार्क, ईट एज अ मेथड्स डिफाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि है प्रोग्राम साइज सूटेबिलिटी। सो पीओपी छोटे प्रोग्राम्स के लिए बेटर है। जब लॉजिक सिंपल हो, ज़्यादा डेटा ना हो और प्रोग्राम मैनेजेबल साइज का हो, तो हम लोग पीओपी यूज़ करते हैं। वही जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए बेटर है। जब प्रोजेक्ट में हज़ारों लाइंस के कोड हो, टीम में
कई लोग काम करते हों और प्रोग्राम को आगे मेंटेन भी करना हो, तब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए पीओपी काफ़ी है, लेकिन अगर हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कुछ बड़े एप्लीकेशंस बनाने हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही यूज करना हो। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, सेवेंथ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब देखते हैं कि पीओपी में किस किस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी, पास्कल, बेसिक, फॉरट्रैन, ये सारे पीओपी के अंदर आते हैं। वही जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और सी शार्प जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। यहाँ पे एक क्विक रेफरेंस टेबल भी दिया हूँ ताकि आप लोग शॉर्ट टर्म रिवाइज कर सकें। अब आते हैं सेकंड सेक्शन पे, जो कि है आईडीई के बारे में। अब आईडीई जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब जानते हैं कि आईडी अब होता क्या है एक्चुअली में। सिंपल लैंग्वेज में जब हम कोई कोड लिखते हैं तो हमें कई चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि एक एडिटर जहाँ पे हम लोग कोड लिख सकें, एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। जो लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं मशीन को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो कंपाइलर और कोड एडिटर जो है उसे वो बाइट कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन रीडेबल लैंग्वेज होता है। बाइट कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्मेट में मशीन सिर्फ वही लैंग्वेज समझता है। उसके बाद आता है डीबगर। डीबगर जो है वो एरर ढूंढने में हमें काफ़ी मदद करता है, ठीक है। फिर फाइल प्रोजेक्ट मैनेजर और बिल्ड ऑटोमेशन जैसे टूल्स। अब मैं इन्हें अपने आईडी की मदद से समझाता हूँ आप लोगों को, वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना एक VS कोड आईडी खोला हूँ, जो कि ये कि काफ़ी फेमस आईडी है, आजकल काफ़ी वाइडली यूज़ होता है ये आईडी। सबसे पहले तो ये देखिए फाइल मैनेजर के बारे में, फाइल एंड फोल्डर मैनेजर का, कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक जावा का फोल्डर बना हुआ है, ओके, अगर आप देख सकते हैं। अब ये जावा के फोल्डर के अंदर भी काफ़ी अलग अलग फोल्डर्स हैं बने हुए हैं, जैसे कि एल्गोरिदम्स का मैं अलग से बना के रखा हूँ, फिर बेसिक्स है, कंप्रेसर है, ग्राफ्स है, जीयूआई है। इस तरह से फोल्डर को वो मैनेज करता है। अभी इन फोल्डर के अंदर भी कोड्स हैं लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक फोल्डर खोल के दिखाता हूँ। हाँ, बेसिक वाला फोल्डर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि abandon डॉट जावा, ये कोड लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा ना कि मैं दिखाता हूँ एक ब्रेसेस हटा के। अब जैसे ही मैं एक ब्रेसेस हटाता हूँ, ये देखिए ये मेरे को एरर शो करना शुरू कर देता है। ये होता है डीबगर का बेनिफिट, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये फाइल रेड कलर में हो गया, साथ ही साथ इस ब्रेस को देख सकते हैं आप, ये रेड कलर में हो गया। यहाँ पे भी एक रेड लाइन आ गया है लास्ट वाले ब्रेसेस में, मतलब मेरा कुछ एरर है कोड पे, ठीक है। अब मैं इस ब्रेसेस को वापस से ले आता हूँ तो देखिए वो सारी चीज़ें हट गई। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक सेमीकॉलन मिस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन आ जाता है, वो सजेस्ट कर रहा है एक्चुअली में। हाँ, तो इस तरह से डिबगर हमें हेल्प करता है कोड में एरर फाइंड करने में। सो हमने डिबगर भी देख लिया, फाइल प्रोजेक्ट मैनेजर भी देख लिया। बिल्ड ऑटोमेशन हम लोग को क्या करता है कि अभी हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखना है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा लिखा, वो मुझे पूरा ही सजेस्ट कर देगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पॉपुलर आईडीज के बारे में। एक है इंटेलिजे आइडिया, ये जावा के लिए है। ये काफ़ी ही अच्छा आईडी है, बट हैवी एप्लीकेशंस के लिए मोस्टली यूज़ होता है। मैं इसको स्प्रिंग बूट वगैरह एप्लीकेशंस बनाने के लिए ही यूज़ करता हूँ। एक इक्लिप्स है जो कि जावा और सी प्लस प्लस के लिए है। वैसे ही VS कोड, पाइचैप और ब्लूजे है। VS कोड काफ़ी वाइडली यूज्ड है और बहुत ही फेमस आईडी है, आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे इसके। ये मोस्टली हर एक प्रोग्राम रन हो जाता है इस आईडी पे। इक्लिप्स मुझे कुछ खास आज पसंद नहीं आया, मैं यूज़ किया हूँ, बट आप लोग देखिए, आप लोग सारे आईडीज़ यूज़ कीजिए, आप लोगों को जो मन हो, और देखिए कि आप लोग आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है।
सो नेक्स्ट आते हैं लास्ट सेक्शन पे, जो कि है ओपन जेडीके, मतलब ओपन जावा डेवलपमेंट किट। सो जब हम कोई जावा प्रोग्राम लिखते हैं और उसे रन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर को समझाना पड़ता है कि जावा कोड का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम लोग जो कोड लिखते हैं वो मशीन को समझ में नहीं आता है। उसे सबसे पहले तो अपने उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक टूलकिट चाहिए और वो टूलकिट है जेडीके। ओपन जेडीके इसका फ्री और ओपन सोर्स वर्जन है, मतलब कोई भी इसे फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकता है। ओपन जेडीके के मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है जावा डेवलपमेंट किट। इसमें वो सब टूल्स हैं जो डेवलपर को कोड लिखने और कंपाइल करने के लिए चाहिए। जैसे कि जावा सी एक जावा कंपाइलर है जो कोड को कंपाइल करता है। जेआरई जावा रन टाइम, अगर सिर्फ जावा प्रोग्राम रन करना है, बनाना नहीं है, तो जेआरई काफ़ी होता है। वैसे ही जेवीएम, जो कि है जावा वर्चुअल मशीन, ये जावा का इंजन है। जब हम जावा कोड लिखते हैं, पहले वो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है, मतलब बाइट कोड वाले फाइल, और जेवीएम उस बाइट कोड को मशीन पे चलाता है, जिससे कि वो उसे प्रोसेस कर पाता है और फिर हमें आउटपुट्स मिलते हैं। सो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक डेफिशिएंट वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये जो है ये डेफिशिएंट डॉट जावा का प्रोग्राम है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेफिशिएंट डॉट क्लास का भी फाइल बना है। ये डेफिशिएंट डॉट क्लास जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे वो खुलेगा नहीं, बिकॉज वीएस कोड में वो नहीं खुलेगा, वो बाइनरी फॉर्मेट पे लिखा रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे डेफिशिएंट डॉट क्लास का एक फाइल बना है, वो बाइट कोड पे लिखा रहता है, और हमारा जो मशीन है वो बेसिकली वो उसी फाइल को रन करता है, जिससे कि वो कोड्स को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। सो यहाँ पे हम लोग स्टेप्स देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग कोड को लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर उसको जेवीएम जो है क्लास लोडर लोड करता है डॉट क्लास बाइट कोड को मेमोरी में, यानी कि रैम पे। फिर जाके वो एग्जीक्यूट होता है किसके, जेवीएम के थ्रू, और फिर हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखता है। और ये भी है कि देखिए हम लोग जेडीके को यूज क्यों करते हैं, ये भी बता देता हूँ। फ्री और ओपन सोर्स है। फ्री तो पता ही है। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि उसको कोई भी यूज कर सकता है, इसके लिए कोई लाइसेंसिंग फीस वगैरह नहीं लगता है, और साथ ही साथ इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मीन्स कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इसका सोर्स कोड पे, उसको इनहेंस करने के लिए। साथ ही साथ ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। मतलब अगर मैं कोई जावा कोड लिखा हूँ विंडोज पे, तो मैं उसको मैक ओएस या लिनक्स पे भी चला सकता हूँ। फिर एक्टिवली मेंटेन्ड, मतलब जेडीके जो है ना, काफ़ी ही अच्छे वे में मेंटेन रहता है, मतलब इसके अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं और काफ़ी वाइडली अडॉप्टेड है स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, इंटरप्राइजेस एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह में। सो आज हमने सीखा पीओपी और ओओपी में क्या फ़र्क है, आईडी क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, ओपन जेडीके क्या है और जावा कोड कैसे रन होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। और कमेंट में बताइएगा पीओपी बेटर है या ओओपी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।